हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन टॉपिक के बारे में। सो थोड़ा सा जो हमने ऑलरेडी ब्रीफ डिस्कशन इसके बारे में कर लिया था जब हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। ठीक है। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? इट मींस ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी। मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी। अब क्या है, you should not confuse between breathing and respiration. These two are different things. Okay? तो ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग इट्स अ फिजिकल प्रोसेस। ये एक फिजिकल प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या फिर आप कह सकते हो इनहेल ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2। वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, इसमें दोनों चीज आएंगे। आपका एक्सचेंज ऑफ गैस भी होता है। एक्सचेंज ऑफ गैस यानी इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ CO2। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज आती है, दैट इज ब्रेक डाउन। जो ऊपर हमने बात की, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एम लिख रही हूँ, मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी। और ये कहाँ होता है? एट सेलुलर लेवल होता है, एट सेलुलर लेवल। तो इसीलिए रेस्पिरेशन को हम बायोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। इट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फिजिकल प्रोसेस, इसके साथ साथ एक बायोकेमिकल प्रोसेस भी है, क्योंकि इसमें केमिकली जो है न्यूट्रिएंट्स है या फिर मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं और उनसे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले, मतलब सॉरी, इस टॉपिक में यही पढ़ने वाले हैं कि रेस्पिरेशन कितने टाइप की रेस्पिरेशन होती है और जो हमारी बॉडी में ऑर्गन है वो कैसे काम करता है। सो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ये हमने बात की। ब्रीदिंग, इनहेल ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रीदिंग भी आ गया इसमें, प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। अब यहाँ पर लिखा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी जो फूड है उसमें ऑक्सीजन मिलेगी, उसका ब्रेक डाउन होगा एंड इट विल रिलीज एनर्जी। बट ये जनरल नहीं है। ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होंगे जो विदाउट ऑक्सीजन भी फूड को ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन ये एनर्जी रिलीज करेंगे। तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल है कि फूड की ऑक्सीडेशन हो रही है और उसका ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज हो रही है। सो दैट्स व्हाई respiration is a biochemical process and it takes place in mitochondria. So mitochondria जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बिकॉज ये जनरली पेपर में पूछा जाता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये एनर्जी करेंसी हमारी बॉडी में इसी फॉर्म में एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर होती है। देन द स्टोर्ड एनर्जी इज यूज्ड अब बाय द बॉडी फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, चाहे वो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, रनिंग हो गई या फिर स्लीपिंग हो गई, रीडिंग हो गई, वट एवर वर्क यू आर डूइंग। ठीक है। उस टाइम पे आपको एनर्जी चाहिए ही है। तो ये जो ATP की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, इट इज देन यूज्ड इन डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ग्लूकोज जो है, दैट इज द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट। मतलब सबसे ज्यादा जो आपकी बॉडी में यूज होता है एज अ एनर्जी सोर्स, जिसको ब्रेक डाउन करके आपको एनर्जी मिलती है, दैट इज ग्लूकोज। इसीलिए हम इफ आई से कि जब फास्टिंग होती है, इंसान जब फास्ट रहता है, व्हेन यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, तब भी आपको एनर्जी कहीं ना कहीं से तो मिल रही होती है। ऐसा तो नहीं है आप पहले दिन आपने फास्ट किया और उसी के बाद अब इंसान की डेथ हो गई, ऐसा नहीं होता ना। तो फास्टिंग के टाइम पे क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे ब्रेक डाउन। तो क्या होता है, आपका फर्स्ट जो होता है ये ग्लूकोज जो होता है, कार्ब्स होता है, दे ब्रेक डाउन। उसके बाद आपके फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं एंड देन आपके प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होता है। तो धीरे 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 इसीलिए आपकी बॉडी से धीरे धीरे हर चीज का ब्रेक डाउन स्टार्ट होता है। जब सारे न्यूट्रिएंट्स या सारे कंपोनेंट्स जो आपकी बॉडी में स्टोर है वो ब्रेक डाउन होता है, तो इवेंचुअली जो है पर्सन वो डेथ की स्टेट पे जाता है। एकदम से फास्टिंग के टाइम पे किसी को वो बस वीकनेस फील होती है। अदरवाइज इसलिए फास्टिंग को हम कहीं ना कहीं हेल्दी भी कहते हैं। पर हेल्दी कब कि आप थोड़ा थोड़ा इंटरमीडिएट फास्टिंग या फिर आप फ्रूट्स पे रहिए। तो फास्टिंग के टाइम में ग्लूकोज सबसे पहले यूज होता है एज अ सोर्स दैट गिव्स यू एनर्जी। उसके ब्रेकडाउन से आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। सो ग्लूकोज क्या होता है? इट्स अ मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट। एंड ये कैसे होता है? ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन
एनिमल की बॉडी में होता है। तो इसके ब्रेकडाउन से या हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? ग्लूकोज। वेयर एज प्लांट्स में स्टार्च होता है, स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लूकोज इज द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल टू गिव आउट एनर्जी, एनर्जी देने के लिए, ये याद रखते हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट इज, लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन आते हैं। एक टेबल आपकी ऑलरेडी बुक में दी हुई है एनसीईआरटी में, अभी मैं आपको वो भी शो कर दूंगी कि उसको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में वो पूछी जाती है। तो टाइप्स की बात करें तो देर आर टू टाइप्स मेजरली, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, इसमें क्या होता है? इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, इसमें दो टाइप होंगे, एब्सेंस एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये जो होगी ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी पर्टिकुलरली। अगर एब्सेंस में है तो ये ईस्ट में होगी, और लैक में हो रही है तो ये आपके मसल सेल्स में होगी जब आप एक्सरसाइज करते हो। यहाँ पर सबसे ज्यादा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हाई एनर्जी या फिर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। अगर मैं बोले 36 ATP के अराउंड या 38 ATP के अराउंड रिलीज होती है। whereas इन टू केसेस में लो अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, अराउंड 2 ATP के अराउंड जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। सो दो टाइप की रेस्पिरेशन है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक जो होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन होगी होगी तभी होगी, विदाउट ऑक्सीजन नहीं होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। एनारोबिक में दे ये भी दो टाइप की होती है, एक एब्सेंस में या लैक में। अगर एब्सेंस में है तो वो ईस्ट के सेल में होगी, और लैक में है तो वो मसल सेल्स में होगी। इसके बाद एक और चीज आपको याद रखनी है, वो ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में इसमें क्या बनता है? जो हमारा ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में। दोनों में ही होगा ग्लूकोज, इट ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट। अभी हम यही बात करें क्या? तो ग्लूकोज क्या है? इट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, यानी ऐसे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, वेयर एज पायरुवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। यानी अगर आप ग्लूकोज को ऐसे दो हिस्सों में, तो ये 3 कार्बन इधर और 3 कार्बन इधर आएंगे। यानी हमारे पास जब एक ग्लूकोज टूटेगा, उसका ब्रेकडाउन होगा, तो दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स आएंगे, 2 इंटू हम लिखते हैं यहाँ पे। ये वाला जो प्रोसेस है ग्लूकोज इंटू पायरुवेट, ये हर सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, चाहे वो एनारोबिक चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो। दिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। और इस प्रोसेस को स्पेसिफिकली कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। मैं लिख देती हूँ, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज into pyruvate is known as glycolysis। और ये होता क्या? takes place in साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में, चाहे वो एनारोबिक हो एरोबिक हो, पहले ग्लूकोज पायरुवेट में ही ब्रेक डाउन होगा, दोनों जगह पर। उसके बाद क्या होता है? जब अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे एनारोबिक में, अभी हमारा ग्लूकोज पायरुवेट में जुड़ गया। पायरुवेट ये है 6 कार्बन और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी ग्लूकोज broke down into pyruvate, 3 कार्बन एंड 6 कार्बन। यहाँ पर जो पायरुवेट ब्रेक डाउन होगा, इट विल रिलीज CO2, H2O प्लस एनर्जी। तो अराउंड 36 ATP या 38 ATP, अलग अलग बुक आप बाद में ही पढ़ोगे कितना होता है। यहाँ पर दो में आप इसको डिवाइड करोगे, एक
लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो है, ये वाला जो प्रोसेस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में है। लैक ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन मसल सेल्स एंड दिस टेक्स प्लेस इन ईस्ट। मसल सेल्स में क्या होगा, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी यानी ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन है बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट, तो हम कहते हैं कमी है ऑक्सीजन की, तो वो बनेगी लैक्टिक एसिड प्लस एनएच। ईस्ट में क्या होगा, इथेनॉल बनेगा प्लस CO2 प्लस एनर्जी। अभी जो एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी, वो इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी यहाँ पे 36 ATP 2 ATP कह रहा हूँ। तो ये होता है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसी को हम थोड़ा सही से पढ़े तो एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, ये चीज याद रखिए, इट इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये इंपॉर्टेंट है। वेयर एज एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ और लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है, इट मीन्स देयर इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। इथेनॉल और लैक्टिक एसिड बनेंगे। इवन यहाँ पर जो है लो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, लो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। दिस टेबल विच इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स की आपको ये दे दिया, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मार्क दे दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क, ये चीज आपको दी हुई है। ये ऑलरेडी मैंने बताया था, ग्लूकोज 6 कार्बन है, पायरुवेट इट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। दिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं, या इसी को ड्रॉ कह सकते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट में इथेनॉल कॉम्बिनेशन एनर्जी विच इज 2 ATP के अराउंड होगा। लैक ऑफ लैक्टिक एसिड एनर्जी अगेन 2 ATP के अराउंड, ये 3 कार्बन मिलकर ये 2 कार्बन है। प्रेजेंस ऑफ कार्बन वाटर इन दिस इज अराउंड 36 ATP, सबसे ज्यादा एनर्जी इसी में रिलीज होगी। तो ये चीजें याद रखना, ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। वाई, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यानी फिल इन द ब्लैंक्स में ABCD आपको मार्क कर देंगे। ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा हम ATP के बारे में पढ़ लेते हैं कि ATP क्या है। यहाँ से पहली चीज आपको ATP का फुल फॉर्म पढ़ना होना चाहिए, दैट इट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट का मतलब है इसमें एडेनोसाइन के साथ 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो इसीलिए देखो, ATP इज द एनर्जी करेंसी सेलुलर प्रोसेसेस में। ये जब होगी जब आप रेस्पिरेशन करोगे, और जो एनर्जी रिलीज होते हैं इट इज देन यूज्ड अप बाय द बॉडी फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब ये एनर्जी जब हमने रिलीज हुई तो ये ATP ADP जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर ADP यानी डाइफॉस्फेट। डी का मतलब डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, यानी यहाँ पर 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, तो 2 फॉस्फेट प्लस एक और आ जाएगा तो वो ट्राइफॉस्फेट ATP। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल। अब जब कोई भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक का मतलब है जिसमें एनर्जी इज बीइंग यूज्ड, वो तो एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मींस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है, उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी यूज होती है। जो एंडोथर्मिक प्रोसेस जो भी सेल में होता है वो यूज करेंगे इस ATP को, जो रिलीज हुई थी हमारे रेस्पिरेशन के टाइम पे, उस ATP को यूज करेंगे रिएक्शंस के लिए। ठीक है। तो व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन ATP, जब हम ATP को तोड़ते हैं, यानी अभी जब बनी ATP, ADP प्लस पे है तो ATP बना, अब जब वो यूज होगी तो क्या होगा, ATP टूटेगा ADP और PI में अगेन, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी इक्विवेलेंट टू दिस इज 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, जस्ट एक एनालॉजी, कि जैसे बैटरी है वो अलग अलग पर्पसेस में काम आते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, इवन बल्ब को जलाने में काम आते हैं, लाइट को जलाने में काम आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में काम आ जाते हैं, रिमोट कंट्रोल्स में काम आते हैं, एक सिंपल सेल, राइट। वैसे ही ATP भी हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करती है। जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, नर्वस इम्पल्स को कंडक्ट करना, और दूसरी जितनी भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज हो रही है उन सबको करना, तो वो ATP का
काम होता है। तो ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया कि क्या है रेस्पिरेशन एग्जैक्टली, इट्स अ केमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस। और दो टाइप की हमने पाथवे डिस्कस करे, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। ये भी थोड़ा सा टॉपिक जो है वो लंबा जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।